नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक काफ़ी चौंकाने वाले साइबर फ्रॉड पर बात करने वाले हैं। ये चंडीगढ़ में हुआ है हाल ही में और इसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम कहा जा रहा है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है, मतलब इसके पीछे का तरीका क्या है और हम सब इससे क्या सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी जो ये बातचीत है ये एक हालिया रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। तो हमारा मकसद है इस साइबर धोखाधड़ी की तह तक जाना, अपराधी कैसे सोचते हैं, तकनीक का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और हाँ, पुलिस ने क्या किया। सही। रिपोर्ट में एक और घटना का भी जिक्र है, पुलिस की कार्रवाई से जुड़ा हुआ, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ये है क्या चीज आखिर? रिपोर्ट तो कहती है कि चंडीगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा भी है। मामला गंभीर लगता है। हाँ, ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, ये एक पूरी सोची समझी साजिश है। मामला शुरू हुआ 10 जुलाई को। चंडीगढ़ के एक रहने वाले को एक फोन आता है। अच्छा, और फोन करने वाला खुद को बताता है क्राइम ब्रांच का कोई बड़ा अधिकारी। यहीं से मतलब पूरा खेल शुरू होता है। वो क्राइम ब्रांच का अधिकारी, ये सुनते ही तो कोई भी थोड़ा सहम जाएगा शायद, पुलिस का नाम जो है। तो क्या पहली ही कॉल में पैसे मांग लिए उन्होंने? नहीं, एकदम से नहीं। पहले उन्होंने माहौल बनाया। पीड़ित को ये बताया गया कि उनका जो आधार कार्ड है वो मुंबई में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, अच्छा। उससे जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग, बाप रे। हाँ, अब आप सोचिए कोई आपको फोन करके कहे कि आपका आधार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, कोई भी घबरा जाएगा। ये डर पैदा करने का पहला स्टेप था उनका। समझ गई, मतलब पहले अधिकारी बनकर थोड़ा विश्वास जैसा बनाया और फिर इतना गंभीर आरोप कि बंदा डिफेंसिव हो जाए। पर सिर्फ फोन पर आरोप लगाने से कोई 77 लाख तो नहीं दे देगा, कुछ सबूत वगैरह। हाँ, यहीं पर तकनीक का वो खतरनाक इस्तेमाल आता है सामने। फोन कॉल के बाद बात व्हाट्सएप पर आ गई। अच्छा, व्हाट्सएप पे? और फिर दिखाया गया सबूतों का खेल। उन्होंने पीड़ित को एक नकली, मतलब फेक अरेस्ट वारंट दिखाया और हद तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के नाम से एक जाली आदेश भी दिखा दिया, सब डिजिटल कॉपीज व्हाट्सएप पर। क्या बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जाली आदेश, वो भी व्हाट्सएप पर? ये तो दिखाता है कि कितना आसान हो गया है शायद ये सब बनाना, और शायद यही देखकर पीड़ित को यकीन हो गया होगा, डर बढ़ गया होगा। बिल्कुल, यही है डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट। असल में कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन फोन, मैसेज, ये नकली दस्तावेज, इनके जरिए पीड़ित को पूरी तरह यकीन दिला दिया जाता है कि भाई आप कानूनी फंदे में हैं, आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, या आप एक तरह से डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं। मकसद सिर्फ इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर बना दो कि सामने वाला सोचने समझने की हालत में ही ना रहे, कोई वेरीफाई करने का टाइम ही ना मिले उसे, फौरन एक्शन ले वो। और इस केस में वो कामयाब हो गए। कितना नुकसान हुआ आखिर? हाँ, इसी मनोवैज्ञानिक दबाव और वो जो गिरफ्तारी का डर था, उसी के चलते पीड़ित ने वही किया जो वो चाहते थे। उन्होंने कुल 77,42,420 रुपए। 77 लाख? जी हाँ, 77,42,420 रुपए 4 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। ये रकम बताती है कि डर और वो जो नकली भरोसा था, उसका कॉकटेल कितना खतरनाक हो सकता है। 77 लाख रुपए, ये तो दिमाग सुन करने वाली बात है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, उस इंसान पर क्या बीती होगी। खैर, पुलिस ने कुछ किया, पकड़े गए ये लोग? हाँ, जैसे ही शिकायत मिली, चंडीगढ़ साइबर क्राइम सेल ने फौरन जांच शुरू की। ये उनकी स्पेशलिटी है वैसे भी। जांच में डिजिटल ट्रेल्स, मनी ट्रेल, इन सबको फॉलो करते हुए पुलिस पहुंची महाराष्ट्र। महाराष्ट्र? अच्छा, मतलब इंटरस्टेट गैंग था ये। हाँ, वहां उन्होंने 2 लोगों की पहचान की। एक है 30 साल का साजिद अहमद पटेल और दूसरा 37 साल का शहीद रफीक मुल्ला। रिपोर्ट के हिसाब से ये दोनों ही इस फ्रॉड के पीछे थे। तो गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, लेकिन क्या ये सिर्फ मोहरे हैं या इनसे पूरा नेटवर्क पकड़ा जा सकता है? ये जांच कितनी मुश्किल होती होगी वैसे? देखिए, पुलिस ने छापेमारी करके दोनों को गिरफ्तार तो कर लिया है। ये एक अहम कामयाबी है, बिल्कुल। और हाँ, ऐसी गिरफ्तारियों से अक्सर बड़े नेटवर्क की कड़ियां खुलती हैं। साइबर क्राइम की जांच वाकई में बहुत जटिल होती है। इसमें टेक्नोलॉजी की गहरी समझ चाहिए, अलग अलग स्टेट पुलिस का कोऑर्डिनेशन चाहिए और डिजिटल सबूत जुटाना बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अपराधी वीपीएन, एनक्रिप्टेड चार्ट, मल्टीलेयर मनी ट्रांसफर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो इसे और मुश्किल बना देता है। और जब इनको पकड़ा तो कुछ मिला इनके पास से सबूत के तौर पर? हाँ, मिला है। उनके पास से कई मोबाइल फ़ोन मिले हैं। हो सकता है इन्हीं से वो पीड़ित से बात कर रहे थे या स्कैम चला रहे थे। और साथ में अलग-अलग बैंकों के कार्ड्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी बरामद हुआ है। अच्छा। ये चीज़ें अक्सर ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स में काम आती हैं, फर्जी खाते खोलने या पैसा इधर-उधर करने में। और वो 77 लाख रुपए, उसका क्या हुआ? कुछ रिकवरी हो पाई? अक्सर तो साइबर फ्रॉड में पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये बात तो है।
पैसा बहुत तेजी से गायब किया जाता है। लेकिन इस केस में पुलिस ने एक जरूरी कदम उठाया है। जो बैंक खाते स्कैम से जुड़े थे, उनकी पहचान करके उनमें जो पैसा था, करीब 20,16,300 रुपए, उस पर लियन हासिल कर लिया है। लियन मतलब एक तरह की कानूनी रोक, जिससे फिलहाल उन खातों से वो पैसा निकाला नहीं जा सकता। अच्छा, तो करीब 20 लाख पर रोक लग गई। ये पीड़ित के लिए थोड़ी राहत की बात होगी, पर 77 लाख में से सिर्फ 20 लाख का रुकना ये भी दिखाता है कि बाकी पैसा कितनी तेजी से निकल गया होगा। बिल्कुल, यही साइबर फ्रॉड की सबसे बड़ी चुनौती है। पैसा आते ही फौरन मल्टीपल अकाउंट्स में, कई बार क्रिप्टो में बदल के या विदेश भेजकर उसे ठिकाने लगा दिया जाता है। पूरी रिकवरी इसीलिए मुश्किल होती है। ये 20 लाख पर रोक लगना पुलिस की मुस्तैदी है, पर यह फ्रॉड के असर की गंभीरता भी दिखाता है। तो अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो ये जो तकनीक है, व्हाट्सएप, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, ये तो हथियार है। असली खेल तो भरोसे का है और डर का है, जिसे तकनीक ने शायद और आसान बना दिया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये स्कैम दिखाता है कि अपराधी कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। अलग अलग राज्यों से ऑपरेट करना, इतने सारे बैंक अकाउंट्स यूज करना, इतने असली दिखने वाले नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना, ये सब गहरी प्लानिंग दिखाता है। और उनका मेन हथियार है साइकोलॉजिकल प्रेशर। पहले अधिकारी बनकर विश्वास जीतो, फिर गंभीर आरोप लगाकर डराओ, फिर नकली सबूत दिखाकर उस डर को पुख्ता कर दो। पीड़ित को सोचने का, सलाह लेने का, वेरीफाई करने का मौका ही मत दो। ये वाकई चिंता की बात है कि हमारे रोज के कम्युनिकेशन टूल ही हथियार बन रहे हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट में आपने कहा था एक और पुलिस कार्रवाई का भी जिक्र है, साइबर क्राइम से अलग। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में एक दूसरी घटना का भी जिक्र है। इसका साइबर क्राइम से लेना देना नहीं है, ये ड्रग से जुड़ा मामला है। चंडीगढ़ पुलिस ने ही कार्रवाई की है। शहर का सेक्टर 56 मलोया इलाका, वहां से एक 30 साल की महिला को गिरफ्तार किया है। नाम रिपोर्ट में काजल बताया गया है। अच्छा, क्या हुआ था? उसके पास से पुलिस को 15.10 ग्राम हेरोइन मिली। अब जाहिर है उसके पास इसे रखने का कोई लाइसेंस या परमिट तो था नहीं। तो बस उसके खिलाफ NDPS एक्ट, मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 21 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तो उस मामले में आगे क्या हुआ? कोई बेल वगैरह? नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने उससे पूछताछ के लिए 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। तो ये घटना दिखाती है कि पुलिस एक तरफ तो ये नए जमाने के साइबर अपराधों से निपट रही है, हाँ, और दूसरी तरफ जो ये पारंपरिक अपराध हैं जैसे ड्रग्स वगैरह, उन पर भी कार्रवाई जारी है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए दोनों मोर्चों पर काम चल रहा है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इन सब बातों से, खासकर उस 77 लाख वाले फ्रॉड से, आम लोगों के लिए क्या सबक है? सबसे जरूरी बातें क्या हैं? कैसे बचें? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है हमेशा अलर्ट रहना। जैसा रिपोर्ट में भी कहा गया है, अगर कोई फोन पर खुद को पुलिस, CBI, ED, कोई भी सरकारी अफसर बताए और पैसे मांगे या आपकी पर्सनल जानकारी मांगे, तो तुरंत यकीन मत करिए। लेकिन लोग घबरा जाते हैं अफसर का नाम सुनकर। वेरीफाई कैसे करें उस वक्त? तरीके हैं। सबसे पहले तो उस व्यक्ति से उसकी ID पूछिए, पोस्टिंग क्या है पूछिए, फिर फोन काट दीजिए। ये जरूरी है, फोन काट दीजिए। और फिर उस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल नंबर पर, जो आपको उनकी वेबसाइट से मिलेगा, कॉलर के दिए नंबर से नहीं, उस पर कॉल करके कंफर्म कीजिए। और एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी सरकारी एजेंसी व्हाट्सएप पर या नॉर्मल फोन कॉल पर अरेस्ट वारंट नहीं भेजती, ना बैंक खाते फ्रीज करने की धमकी देकर पैसे मांगती है। उनकी एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस होती है। और पर्सनल जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक डिटेल? कभी नहीं। किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर कोई भी पर्सनल या फाइनेंशियल डिटेल शेयर मत कीजिए, चाहे सामने वाला कितना भी प्रेशर बनाए, कितनी भी धमकी दे। कॉल सस्पेक्ट लगे, पैसे मांगे, डराए, फोन काट दीजिए, बस। और फोन काटने के बाद? बस भूल जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। घबराइए मत, पर एक्शन लीजिए। फौरन अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाइए या साइबर क्राइम सेल को कांटेक्ट कीजिए। एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, cybercrime.gov.in, या हेल्पलाइन नंबर है 1930। इस पे जरूर रिपोर्ट कीजिए। जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, उतना चांस है कि पैसा बच जाए या अपराधी पकड़े जाएं। ये समझना भी जरूरी है शायद कि ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, ये हमारी भावनाओं से खेलते हैं। डर, जल्दी मचाना और कई बार शर्मिंदगी भी कि हम फंस गए। हाँ, वो ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि हम किसी से डिस्कस करने में भी हिचकाते हैं।
बिल्कुल सही कहा। वो जानबूझकर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाते हैं। अभी करो वरना अरेस्ट, खाता फ्रीज होने वाला है, फौरन ये करो। इस हड़बड़ी में दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो पहला नियम है, रुकिए, सोचिए, वेरीफाई कीजिए। प्रेशर में आकर कभी भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर मत कीजिए। और हाँ, व्हाट्सएप पर आया कोई भी वारंट या सरकारी कागज वो 99.9% फर्जी ही होता है। तो मतलब हमें इस डिजिटल दुनिया में थोड़ा और शक करने वाला बनना पड़ेगा, और ये जो सरकारी प्रोसेसेस हैं उनकी थोड़ी बेसिक जानकारी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। डिजिटल लिटरेसी का मतलब सिर्फ ऐप चलाना नहीं है। डिजिटल खतरों को समझना और उनसे बचना भी है। हर अनजानी कॉल, खासकर जो पैसे मांगे, पर्सनल डिटेल मांगे और अधिकार या डर का इस्तेमाल करें, उसे शक की नज़र से देखना ही पड़ेगा। ये अब ज़रूरी हो गया है। तो आज हमने चंडीगढ़ में हुए इस बेहद शातिर डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर काफ़ी गहराई से बात की। देखा कि कैसे तकनीक और डर का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति से 77 लाख रुपए ठग लिए गए। हमने पुलिस की कार्रवाई और जो थोड़ी रिकवरी हुई उस पर भी बात की। हाँ, और साथ ही शहर में हुई एक ड्रग्स वाली गिरफ्तारी का भी जिक्र किया, जो पुलिस के काम का दूसरा पहलू दिखाता है। हाँ, और ये डिजिटल अरेस्ट वाला मामला खास तौर पर ये दिखाता है कि अपराधी कैसे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुलिस की जांच और गिरफ्तारी अपनी जगह है, वो जरूरी है, लेकिन जैसा हमने कहा, पर्सनल अलर्टनेस, अपनी जागरूकता, यही सबसे बड़ा हथियार है। बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल सही कहा। और आज की ये चर्चा एक अहम सवाल भी छोड़ जाती है शायद। जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसे को इतनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, जैसा स्कैम में हुआ, तो क्या हमें ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, खासकर जब उसमें अथॉरिटी, अर्जेंसी या डर जैसी चीज़ें शामिल हों, उसके साथ अपने रिश्ते को थोड़ा फंडामेंटली रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। इस बदलते डिजिटल माहौल में हमें खुद को बचाने के लिए कौन सी नई मेंटल फायरवॉल खड़ी करनी होंगी, इस पे सोचिएगा ज़रूर।